ऐसे जो एल्कलिनिटी होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एक स्केल बनाया गया कि एसिडिटी और एल्कलिनिटी की एक्सप्रेस करने के लिए कि वो कितना एसिड है, कितना वो बेस है, ठीक है, कितना एल्कलाइन है आपके पास, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या हुआ कि इन 1909 डेनिस बायोकेमिस्ट था सोरेनसन, ठीक है, केमिस्ट भी पता था और बायो के बारे में पता था उसको। उसने एक सजेशन दिया मेथड को एक्सप्रेस करने के लिए कि जो मोलर कंसंट्रेशन होती है H+ आयन की उसको एक्सप्रेस करने के लिए पीएच स्केल दिया। क्या दिया हमें? पीएच स्केल। और डेनिस लैंग्वेज के अंदर जो पीएच है वो स्टैंड करता है पोटेंस डी हाइड्रोजन। पोटेंस डी हाइड्रोजन का मतलब होता है पावर ऑफ H+ आयन, कि H+ आयन के कितने मॉलिक्यूल, कितने आयंस उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है कि हम उसको एसिड कह सकते हैं या फिर बेस के अंदर चेंज होता है या एल्कलाइन बनता है आपके पास। तो उसने क्या किया, एक रीडिंग स्केल दी 0 से लेके 14 तक हमारे को, ठीक है, कितने तक दी? 0 से लेके 14 तक। 7 जो आपके पास स्केल है इसको क्या बोला गया? न्यूट्रल बोला गया। क्या बोला गया? न्यूट्रल। अब न्यूट्रल के अकॉर्डिंग क्या बोला कि यहाँ पे हम कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग। इसमें डिवाइड कर देते हैं वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग। हम सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। जब हम 7 से बिलो जाते हैं, मींस उस स्केल के ऊपर 7 से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा कि 5 to 7 जो होगा वो वीक एसिड कहलाएंगे पीएच स्केल के ऊपर, और पीएच स्केल पे 3 to 5 वो हमें मॉडरेट एसिड कहलाएंगे आपके पास, और 0 से लेकर के 3 के बीच में, 0 से 2 के और 3 के बीच में वो क्या कहलाएंगे आपके पास? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे आपके। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, मींस राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, 7 to 14 की तरफ मूव करते हैं, जो वैल्यू होती है पीएच स्केल के ऊपर, 7 to 9 क्या होता है? वीक बेस होता है। 9 to 12 आपके पास मॉडरेट बेस होगा, और 12 to 14 क्या रहेगा आपके पास? स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो ये हमें क्या था? पीएच स्केल दिया था किसने? सोरेनसन ने, टू फाइंड आउट द एल्कलिनिटी और एसिडिटी ऑफ ए सब्सटेंस आपके पास। अब क्या हुआ कि जब हम मेजरमेंट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के लिए, तो हमारे पास जनरली 2 ही मेथड होते हैं। क्या होते हैं? 2 ही मेथड होते हैं। एक होता है पीएच स्केल, जो कि मैं ऑलरेडी आपको सामने स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है, इसको यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं कि सब्सटेंस के आपके पास एसिड है या बेस है। दूसरा जो मेथड होता है, फर्स्ट मेथड तो यही है बेटा आपके पास। सेकंड जो होता है आपके पास मेथड, उसको हम क्या कहते हैं? बाय यूजिंग ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। हाँ बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं हम उसको। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में होता क्या है, हम जब लैब में इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, जब स्कूल में फिजिकली हम लैब के अंदर जाएंगे बेटा, तो हमारे पास एक स्ट्रिप पेपर होती है। या छोटा एग्जांपल बता दूं, मोस्टली जो यहाँ स्टूडेंट प्रेजेंट है, सबके घर में आरओ प्रेजेंट होता है, और जब भी आरओ वाला टेक्नीशियन आता है तो पानी की वो एल्कलिनिटी चेक करता है। या एक पेपर होता है स्ट्रिप पेपर, अगर वो एल्कलिनिटी, तो स्ट्रिप पेपर को पानी में डुबो के देखता है तो उसमें कलर आता है आपके पास, रंग चेंज हो जाता है उस पेपर का, उसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। जो कलर उसमें चेंज होगा तो उसके पास क्या होता है, जो वो मीटर होता है उसके ऊपर कलरफुल होते हैं कि भाई अगर ये कलर चेंज होता है, नेवी ब्लू होता है तो 10 वैल्यू आएगी, तो बेस है, ठीक है, मॉडरेट बेस है। तो ऐसे कलर डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। और आपकी बुक के अंदर भी क्या है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पब्लिश, मतलब प्रिंट किया हुआ है, इसमें लक्ष्मी सिंह मंजीत सिंह के अंदर, आप उसको देख सकते हो। तो एक्चुअल क्या होता है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स होता है, जो डिफरेंट वैल्यूज शो करता है किसके ऊपर? पीएच मीटर के ऊपर आपके पास। और जो पेपर स्ट्रिप होती है वो इम्प्लीकेशन होती है किसकी? यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? पीएच पेपर भी कहते हैं। स्ट्रिप पेपर को क्या कहते हैं? पीएच पेपर। तो देयर आर द 2 मेथड्स व्हिच कैन फाइंड आउट द एल्कलिनिटी और एसिडिटी ऑफ ए सॉल्यूशन with the help of first pH scale and by using a universal indicator। इन 2 मेथड से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सब्सटेंस की pH वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आज का टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे मूव करते हैं, पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है कि रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या रोल है आपके पास? अब पीएच जो एवरीडे लाइफ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? आपने कई बार देखा होगा कि जब आपको कोई दुख पहुंचाता है, मीन्स आपको कोई दर्द या पेन होता है, तो बहुत ज्यादा, तो आपकी आंखों में से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। आंसू आते हैं तो वो क्या होता है कि जो आंसू आते हैं तो उनके अंदर भी क्या होता है? पीएच वैल्यू रहती है, मीन्स टीयर्स, जो आंसू होते हैं आपके। और ऐसे ही कुछ होता है आपके डेली लाइफ के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? पीएच स्केल होता है आपका। क्या होता है? पीएच स्केल रहता है, ठीक है। अब वो पीएच स्केल क्या कहता है? रोल ऑफ पीएच, जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ।
कि दैनिक जिंदगी में क्या रोल होता है पीएच एवरीडे लाइफ का। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पहला जो हेडिंग रहेंगी इन बायोलॉजिकल सिस्टम में, और बायोलॉजिकल सिस्टम में आपके पास क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। आपके पास क्या आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उनके अंदर क्या पीएच वैल्यू रहेगी। अगर हम प्लांट्स की बात करें, ह्यूमन प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो खेतों के अंदर है हम यूरिया रेगुलर यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रेगुलर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की एल्कलिनिटी होती है वो चेंज हो जाती है, मीन्स वो एसिडिक होनी शुरू हो गई है आज के टाइम में। उस एसिडिक मीडियम को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें चूना वगैरह डाल देते हैं, जिससे उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें जो सॉइल की पीएच वैल्यू को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है टू प्रॉपर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, कि प्लांट पूरी तरह से क्या हो आपके पास खराब ना हो जाए एसिडिटी वजह से। अगर एसिडिटी इंक्रीज होगी तो वो जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है और फर्टिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं करता। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में वो प्लांट्स है कि जो पीएच वैल्यू की सॉइल की वो मेंटेन होनी चाहिए हमारे पास। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमंस एंड, हाँ बेटा, क्या बेटा एनिमल्स के अंदर बात करते हैं, ह्यूमंस के अंदर, तो आपने देखा होगा दिन पे दिन क्या होता है, पॉल्यूशन हो रहा है, आपका एयर क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड होती जा रही है। और जब एसिड रेन की तब्दील में हो रही है, वीक एसिड्स होते हैं रेन के अंदर आपके। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको पहचान कैसे होगी। कई बार देखा होगा आपने, बिल्डिंग की बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, व्हाइट वॉश होती है, व्हाइट वॉश करवाया जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब बारिश हो जाती है तो उस पर आपने देखा होगा ब्लैकिश, मींस वो कलर क्या होता है, डल होना शुरू हो जाता है और ब्लैक कलर हो जाता है अगर व्हाइट कलर की आपकी व्हाइट वॉश करवा रखी है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो एसिड मौजूद होता है रेन वाटर के अंदर वो उसके साथ रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देता है अदर हार्मफुल केमिकल कंपाउंड्स के अंदर। तो वो पीएच वैल्यू भी मेंटेन होनी चाहिए। क्या होता है कि जो पीएच वैल्यू होती है रेन वाटर, जो फॉल होता है रेन वाटर के अंदर एसिड रेन में, उसकी वैल्यू होती है 5.6। कितनी होती है, 5.6 होती है पीएच वैल्यू, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहा जाता है। और वही एसिड रेन पानी के अंदर किसमें, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में चला जाएगा तो क्या होगा, इट बिकम एसिडिक। तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, वैल्यू 7 नहीं रहेगी, क्योंकि पानी की जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रल। आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है बेटा। पीएच एसिड रेन के अंदर जो एसिडिक हो जाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 5.6 होती है आपकी। अब उसी तरह से सेकंड जो हम केस पढ़ेंगे वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कई बार आप लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हो, कहते हो पेट में दर्द हो रहा है या एसिडिटी हो रही है, तो उसके लिए क्या होता है, देयर वाज अ रेमेडी। अगर घर में एक रेमेडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इनो कहते हैं। क्या कहते हैं, इनो या पुदीन हरा। उसको हम पानी में डालते हैं इमीडिएट रेमेडी के लिए। इमीडिएट किसके लिए, उपाय के लिए आपके पास, कि हमें रिलीफ मिल जाए इमीडिएट। और जो आपके पास पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए किसकी, HCl की स्टमक के अंदर हम एंटासिड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको क्या देता है, डाइजीन देता है, या इसकी जगह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देता है। क्या देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कैसा होता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा लिक्विड फॉर्म के होता है मिल्क। और आपको ये मेरे हाथ में एक बॉटल है, ठीक है, और ये बॉटल के अंदर क्या है जो यूज किया जाता है, केमिकल जो यूज किया जाता है कि पीएच वैल्यू को मेंटेन करे, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑफ हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जो कि वीक बेस है और वो न्यूट्रलाइज करता है किसको, HCl को बॉडी के अंदर आपके पास। ये आप लोग देख रहे हो, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, इस पे लिखा भी होगा एंटासिड एनाल्जेसिक। दिखाई दे रहा है बेटा, योगेश दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से क्या होता है कि इंपॉर्टेंस होती है डेली लाइफ के अंदर। उसी तरह से जो थर्ड है आपके पास जो हम पढ़ते हैं पीएच वैल्यू के लिए, वो होता है टूथ डीके। क्या होता है, टूथ डीके। आपके दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, किसके कारण, कॉज बाई एसिड। अब आप बोलोगे सर दांतों में एसिड कहां से आता है, ये सबके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो पीएच वैल्यू मेंटेन करनी पड़ती है कि जो हमारे माउथ फॉल है, अगर 5.5 से नीचे वैल्यू जाएगी पीएच वैल्यू बिलो, तो दांत क्या होंगे, खराब होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह आता कहां से है, जो खाना आप लोग खाते हो और प्रॉपर ब्रश नहीं करते, या मीठा वगैरह आप लोग खाते हो, और वो क्या होता है कि दांतों में कैविटीज होती है, जगह बनी होती है, वो उसमें फंस जाता है, और वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर,
वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, और वो एसिड उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे धीरे, और दांते का कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट ना रह करके और कोई कलर चेंज हो जाता है, और पानी की वजह से भी खराब होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, हमें रेगुलर अपने दांत साफ करने चाहिए सुबह और शाम खाना खाने के बाद आपके पास, तो तब जाकर के क्या है, टूथ डिके नहीं होगा ड्यू टू एसिड। और हमारे को दूसरा, चेक द क्वालिटी ऑफ द टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट हम मार्केट से लाते हैं उसको भी चेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, टूथपेस्ट हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन पैदा करती है, तो वो भी हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उससे भी क्या होंगे, दांत हमारे गिरने चालू हो जाएंगे, टूथ डिके हो जाएगा। चौथा जो एवरीडे लाइफ के अंदर है इंपॉर्टेंट, वो है आपके पास सेल्फ डिफेंस। क्या है, सेल्फ डिफेंस। ये सेल्फ डिफेंस करते कौन है, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल। जो एनिमल्स होते हैं अपने बचाव के अंदर क्या करते हैं, हमें काट लेते हैं, और प्लांट्स भी सेल्फ डिफेंस करते हैं हमारे, ठीक है, केमिकल वारफेयर के लिए। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, छोटी रेड कलर की इंसेक्ट होता है, आंट होती है, चींटी होती है। हेलो, क्या कह रहे हो बेटा अर्पिता? आंट, क्या कह रहे हो बेटा? ठीक है बेटा, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, किसकी वजह से, थ्रू केमिकल वारफेयर, थ्रू केमिकल वारफेयर। कई बार क्या होता है बेटा कि एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में क्या होता है कि मधुमक्खी कई बार काट लेती है, काटती है ना। अब वो काटने के बाद क्या होता है कि जो उसका डंक होता है, स्टिंग होता है, वो आपकी बॉडी में चला जाता है। बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा जलन होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो आंट ने क्या किया है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी की जो स्किन होती है वो बेस होती है, और उसने एक एसिड रिलीज कर दिया है। उस एसिड का नाम होता है मिथेनोइक एसिड। कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया उस इंसेक्ट डंक की वजह से, और वो क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन पैदा करेगा, पेन महसूस होगा आपको बहुत ज्यादा। उसी तरह से येलो कलर की आंट होती है, वो भी आपको काट लेती है, चींटियां जो रेड कलर की होती हैं, तो उसमें भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है आपका, वो उसके अंदर करती है। अब उसको हटाने के लिए क्या रेमेडी इस्तेमाल की जाती है, मिथेनोइक एसिड का जो दूसरा नाम है, कई बार बुक्स के अंदर दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड है आपका। अब ये फॉर्मिक एसिड, अब इसको बचाने के लिए क्या करें कि इमीडिएट रेमेडी के तौर पे आप लोग क्या करते हो, उस डंक को जल्दी से क्या करते हो, लोहे से घिसते हो। लेकिन उससे ही बढ़िया इलाज क्या है आपके लिए, अगर आपके घर में इमीडिएट रिलीफ के लिए बेकिंग सोडा मीन्स खाने वाला सोडा मौजूद है, उसको अच्छे से रगड़ दो उसके ऊपर, तो वो क्या होगा, जो इरिटेशन है या बर्निंग पेन है आपके पास, सेंसेशन है, वो महसूस नहीं होगा आपको उसके बाद। ये तो बेटा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर। उसके बाद होता है कई बार कि जो कॉपर वेसल्स होते हैं, मीन्स बर्तन होते हैं तांबे के, कॉपर के, उनके अंदर क्या होता है, भी एसिड रिलीज हो जाता है। जैसे, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है आपके पास, लेकिन थोड़े दिनों में क्या होता है, उनकी जो शाइनिंग अपीयरेंस होती है गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अगर तांबे का लोटा यूज करते हो या पीतल यूज करते हो घरों में बर्तन, तो उनकी शाइनिंग क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती है आपके पास। क्यों हो जाती है, क्योंकि लेयर बन जाती है कॉपर ऑक्साइड की उसके ऊपर। इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। लेयर बनने से वो वेसल क्या होता है, एक्सपोज नहीं होता, शाइनिंग नहीं होती। तो वो क्यों होता है, ड्यू टू वीक एसिड फॉर्मेशन होता है। उसके लिए पीएच वैल्यू मेंटेन करनी चाहिए। कई बार कहते हो कि सर आप लोग फिजिकली एक्सरसाइज करते हो, थक जाते हो और मस्कुलर पेन होता है, क्यों, ड्यू टू एसिड फॉर्मेशन होने की वजह से। कौन सा एसिड फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है मसल्स के अंदर। पसीने के अंदर जो लैक्टिक एसिड आपके पास फॉर्मेशन होता है मसल में, उसकी वजह से क्या होता है, आपको पेन महसूस होता है और दर्द होना शुरू हो जाता है मसल्स के अंदर। तो इमीडिएट रिलीफ आपको क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करते हो, ठीक है, तब जाकर के उसके अंदर क्या होता है, आपका पेन खत्म हो जाएगा। तो ये था बेटा आज आपका टॉपिक, रोल ऑफ पीएच इन केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के अंदर। तो पहला जो हमारे पास टॉपिक था वो था कि इन ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम में प्लांट एनिमल्स कैसे हम पीएच वैल्यू मेंटेन करते हैं। उसके बाद डाइजेस्ट सिस्टम में हम कैसे मेंटेन करते हैं आपका। उसी तरह से टूथ डिके कॉज बाय एसिड, सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं एनिमल और प्लांट्स, ठीक है, केमिकल वारफेयर के अंदर। उसी तरह से आपके पास क्या होगा, जो टार्निश्ड कॉपर वेसल होते हैं यूज ऑफ एसिड, वो कैसे खराब होते हैं। मसल फैटिग कैसे होती है भाई एसिड फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारे के सारे क्या है आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर। बहुत छोटे छोटे आपको नोट्स बनाने हैं इसके ऊपर।
तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए जब हम मूव करेंगे तो सबसे बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा साल्ट्स एंड देयर फॉर्मेशन, कि जो साल्ट होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं और उनका फॉर्मेशन करने का तरीका क्या है, और उसी साल्ट एंड फॉर्मेशन से हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो आगे बढ़ता है, जिसमें NaCl आएगा आपके पास, कास्टिक सोडा आएगा, बेकिंग सोडा आएगा आपके पास, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। ये सारे के सारे हम केमिकल की प्रिपरेशन वगैरह यहाँ पे रिएक्शंस के द्वारा पढ़ेंगे साल्ट एंड देयर फॉर्मेशन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कौन सा है? साल्ट एंड देयर फॉर्मेशन। आपका नेक्स्ट टॉपिक साल्ट एंड देयर फॉर्मेशन। साल्ट एंड देयर फॉर्मेशन। बेटा देखो, साल्ट्स जो होते हैं ना बेसिकली वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। साल्ट्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। और आयनिक कंपाउंड में क्या होगा? साल्ट्स आर बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स। इनमें दो पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? आयनिक कंपाउंड में दो पार्ट होंगे। एक आपके पास पॉजिटिव आयन होगा, हाँ, और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव आयन होगा। और इनको हम कटायन और एनायंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा। अब ये जो साल्ट फॉर्मेशन होता है बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला यूज होता है। इसके द्वारा केमिकल फार्मूला, और इनकी जो फैमिली होती है, एक पर्टिकुलर फैमिली होती है। सपोज आपके पास क्लोराइड फैमिली होगी, तो इसमें क्या होगा? क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा मेटल्स का। सपोज NaCl है, ये क्लोराइड फैमिली होगी आपके पास, सोडियम क्लोराइड। KCl है, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा आपके पास। NH4Cl है तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा आपके पास। उसी तरह से आपके पास BaCl2 है तो बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये सारे क्या है? क्लोराइड फैमिली कहलाते हैं। इसी को हम कहते हैं फैमिलीज ऑफ सॉल्ट भी बोला जाता है आपका। उसी तरह से आपके पास अगर वहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट फैमिली कहलाएगी आपके पास। उस नाइट्रेट के अंदर क्या होगा? आपका जब रिएक्शन करेगा, अगर फॉर्मूला आएगा NaNO3, तो ये क्या कहलाएगा? आपके पास सोडियम नाइट्रेट कहलाएगा। KNO3 होगा तो पोटेशियम नाइट्रेट कहलाएगा। अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम नाइट्रेट कहलाएगा। बेरियम के साथ कहलाएगा तो बेरियम नाइट्रेट कहलाएगा। तो ये फैमिली क्या कहलाएगी? नाइट्रेट फैमिली कहलाएगी। ऐसे आपके पास क्या होगा? सल्फेट फैमिली कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सल्फेट। सल्फेट में क्या होगा? Na2SO4 होगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट होगा आपके पास। ऐसे कैल्शियम सल्फेट होगा। तो ये बेस करते हैं किसके ऊपर? आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं सारे के सारे। तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके पास? ये तो क्लासिफाई होता है बेसिस ऑन द एसिड फ्रॉम दे आर ऑब्टेन्ड, कि जिस एसिड्स के द्वारा ये फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? एसिड साल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एसिड। क्योंकि यहाँ पे एसिड्स हैं, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, ये सब के सब क्या है? एसिड्स हैं। तो ये एसिड से फॉर्मेशन होते हैं कि द साल्ट्स विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एसिड्स, तो वो क्या कहलाएंगे? एसिडिक फैमिली कहलाएगी। और वो फैमिली अलग कहलाएगी, साल्ट सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब हम क्लासिफाई करते हैं किस पे? बेसिस को, ऑन विच द साल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। साल्ट आर ऑब्टेन्ड होते हैं किस पे? बेसिस के बेस के अकॉर्डिंग। ये तो एसिड फैमिली थी, एसिड से फॉर्मेशन हुए थे साल्ट्स आपके पास। अगर हम बेस से फॉर्मेशन करते हैं तो सोडियम साल्ट की बात करें, किसकी बात करें बेटा? सोडियम से जो बनते हैं आपके पास बेस, तो सबसे पहला होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हाइड्रोक्साइड बेस फैमिली कहते हैं। ऐसे आपके पास NaNO3 है, ठीक है, NaNO3, तो नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया आपके पास, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर हम NaOH कहते हैं तो ये क्या है? बेस से बना हुआ है NaOH आपका। ऐसे KOH है, पोटेशियम, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये क्या आपके पास? ये जो साल्ट बनते हैं किसके बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ बेस बनते हैं आपके पास। तो ये जो सारे के सारे हैं आपके पास, ये साल्ट फैमिली कहलाती है आपके पास। और साल्ट फैमिली को दो चीजों से डिवाइड किया है कि द साल्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एसिड्स, सेकंड साल्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ बेस। तो ये चीज आती रहेगी। कई बार कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने के बाद आपके फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीएच के अंदर, क्या करते हैं? पीएच वैल्यू के अंदर, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से जो बनते हैं, उनकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी? 7 रहेगी, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो उनकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 7 रहेगी। अगर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी? 7 से बढ़ के रहेगी, बढ़ेगी आपके पास। तो ये कुछ साल्ट फैमिली थी जो कि आज हमने डिस्कशन किया है।
कल हम जो बात करेंगे कंपाउंड्स बात करेंगे कॉमन सॉल्ट्स के साथ, और सबकी 1 by 1 प्रिपरेशन पढ़ेंगे आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ